नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार और आपके अपने इस चैनल पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग, क्योंकि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, भारत के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो हमने खत्म कर ली थी। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर संविधान के स्रोत को अब जो है कि वो पढ़ना है। और साथ में अभी यहाँ पर एक चीज और बचा हुआ था, वो था इसमें जो संविधान की आलोचना में कहे जाने वाले शब्द हैं, क्योंकि उनसे जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्ट बनते हैं, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में आपको ये टॉपिक कवर होने के बाद में इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 20 या 25 मिनट लगेगा। इसके बाद से आपको देखने को मिलेगा PYQ प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, अभी तक संविधान के इतिहास, संविधान के गठन मतलब संविधान सभा के गठन और जो पूरा अभी तक आपने जितने भी 6 क्लासेस किए हैं उन सभी 6 क्लासेस का एक तरीके से ये रिवीजन है, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें MCQ के तौर पर मिलेंगी, जिससे कि आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में देते रहिएगा। जो क्वेश्चंस बीच बीच में पूछे जाते हैं वो जरूर यहाँ पर बताते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है और हमको स्लाइड यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है संविधान की आलोचना, क्योंकि इससे पहले जो है हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी कि जो भी संविधान का। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमको याद ही नहीं हुआ, तो क्या उससे मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए, जो पीछे हमने पढ़ा है वो उतना याद करने वाली चीज नहीं है। उसमें से मतलब लगभग 20% चीजें ही ऐसी हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए। ये पढ़ाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि जैसे आपातकालीन का प्रावधान है, भारत के जो संविधान की विशेषता है, जैसे आप कहीं गाड़ी लेने जाते हैं कहीं, या फिर कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो वो उस समय आपको विशेषता बता देता है। बाद में आप उन फीचर्स का यूज जब करते हैं तब आपको वो चीजें याद होती हैं कि अच्छा इसमें ये चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से अभी है, अभी संविधान की एक विशेषता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर 17 विशेषताएं जो हैं वो यहाँ पर आपको बताई। अब इन सभी 17 विशेषताओं के अंतर्गत बहुत सारी अनुच्छेद और अनुसूचियां आती हैं, बहुत सारे संशोधन आते हैं। उन सभी को आगे चलकर जो है कि जब हम पढ़ेंगे तब आपको जो है समझ में अच्छे से आएगा और तब वो चीजें याद होंगी। आई होप कल से जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, कल से जब, तो जो है कि आपको यहाँ पर बेहतर ढंग से समझने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर संविधान की आलोचना के स्टार्ट करते हैं, जो कि विद्वानों व संविधान सभा के सदस्यों के यहाँ पर विचार हैं। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर भारतीय संविधान को कहा जाता है कि यह यहाँ पर उधार का संविधान है। वो 1935 का जो क्या कहते हैं कि अधिनियम आया था, यह उसका कॉपी है, कार्बन कॉपी है। तो ये थोड़ा सा भारत के संविधान को कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले समझिए, पहला जो आलोचना किया जाता है कि उधार का संविधान है, इसका अर्थ है कि आलोचक इसे उधार का संविधान, उधारी की एक बोरी या फिर दुनिया के संविधान की पैबंदगिरी कहते हैं। और इसमें कुछ भी मौलिक नहीं है। मतलब कि जो दुनिया के लोग हैं वो कहते हैं। अब देखिए, जीवन में एक चीज याद रखिएगा, आपको 2 तरीके के लोग हमेशा मिलेंगे। एक, अगर आप सफल नहीं हैं तो भी आपके लोग आलोचना करेंगे कि अरे जिंदगी में मतलब आप कितना मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत अभी आप कर रहे हैं, अगर इतने मेहनत में भी अगर आप सफल नहीं हुए तो लोग आपको ये कहेंगे कि अरे वो जो जाकर वहां पर पढ़ रहे थे, हमको पता है क्या कर रहे थे। मतलब वहां पर भी आपकी आलोचना जो है वो जरूर की जाएगी। वहीं उसके बाद अगर आप सफल हो जाते हैं तो फिर वही लोग जो है, जो आपके आलोचक थे, वही कहेंगे कि अरे हमको पता था, वो पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम करता था, उसके बाद भी पढ़ता था। और वहां पर जो है फिर वो लोग आपका आलोचना की जगह आपकी तारीफ करने लगेंगे। यानी कुल मिलाजुलाकर बात यहाँ पर यह है कि आपको 2 तरीके के लोग, एक ही आदमी के अंदर 2 तरीके के लोग मिल जाएंगे। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर 2 तरीके का। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से भारत का संविधान इतना विस्तृत, इतना बढ़िया बनने के बाद भी यहाँ पर संविधान के आलोचक मिले। ठीक है, आपने वो गधे वाली कहानी तो जरूर ही सुनी होगी, जिसमें गधा और बाप और बेटे रहते हैं, वो जाते रहते हैं। वो मैं सुनाने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि दुनिया के लोग, आप कुछ भी करते रहिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ कमी निकाल कर आपको बोलते रहेंगे। तो अब यहाँ पर भारत के संविधान को उधार का संविधान, उधारी की एक बोरी है,
या फिर दुनिया के संविधानों की जो है वो पाबंदगिरी करता है। तो ये सारी चीजें जो है कहते थे। इस पर जो अंबेडकर साहब हैं उन्होंने अपना जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी आज पूरी दुनिया में समान है। उधार लेने से साहित्यिक चोरी जैसा कुछ नहीं है। यानी कि इसमें उधार लेने में साहित्यिक चोरी जैसा कुछ भी नहीं है। कुल मिलाजुला कर यह है कि अगर हम आपको, आपके अंदर गुण नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, हम दुनिया भर की किताबें आपको दे दें, उसके बाद भी आप उस ज्ञान को नहीं बिटोर पाइएगा। आप लोग यूनिवर्सिटीज में देखते होंगे, आईआईटी वगैरह में, वहां पर ओपन एग्जामिनेशन होता है। तो वहां पर जब ओपन एग्जामिनेशन होता है तो ओपन एग्जामिनेशन का मतलब है कि वहां पर आपको बुक दे दिया जाता है, आपको फोन दे दिया जाता है, आप जिस भी नॉलेज का यूज करके चाहें आप उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसके बावजूद भी लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा होगा वही करेगा, जिसका दिमाग सही होगा, जिसको जानकारी होगी वो वही करेगा। तो इसी तरीके से भारत के जितने भी ये विद्वान लोग थे, इन्होंने पूरे संविधान को पढ़ा, सभी देशों के संविधान को पढ़ा, और जो भारत देश के अनुकूल था, जो चीजें उनको सही लगी कि यह भारत के लिए सही है, भारत के लोगों के लिए सही है, उस चीज को, बेहतरीन चीज को छांट कर यहाँ पर निकाला गया। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने जो है वो संविधान को उधार लिया है। दूसरा जो यहाँ पर आधार बनाया जाता है 1935 का कार्बन कॉपी है। यानी कि एन श्रीनिवासन, जो श्रीनिवासन थे, सर आइवर जेनिंग्स व पीआर देशमुख जैसे आलोचकों के अनुसार जो संविधान है, यह संविधान भाषा व वस्तु दोनों में भारत शासन अधिनियम जो 1935 का नकल है। मतलब कि ये लोग कहते हैं कि जो, मतलब जिस तरीके की भाषा इसमें यूज की गई है संविधान में, और जो वस्तुएं यहाँ पर यूज की गई हैं, मतलब जो चीजें बनाई गई हैं, वो सभी एक तरीके से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी की नकल है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमने लगभग अप्रॉक्स 50% जो है वो 1935 का यूज किया था उसमें चीजों का। तो इस पर अंबेडकर साहब जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है। यानी कि इसमें उधार लेने में कोई भी लज्जा नहीं है। क्योंकि अच्छा ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति है और अगर आप उसको कहिए कि आप जो है, मतलब मान लीजिए मैं ही पढ़ाना स्टार्ट किया हूं, तो मैं भी किसी न किसी से पढ़ा हूं पहले कहीं। तो अब मैं जब पढ़ा हूं तो मुझको कोई आकर कहा कि आप तो किसी की कॉपी करके पढ़ा रहे हो, तो भैया क्या हम ये सारी चीजें बदल सकते हैं? नहीं ना बदल सकते हैं। जो संविधान में लिखा हुआ है, क्या अब मैं आया नया पढ़ाने के लिए तो मैं अनुच्छेद एक में जो राज्यों की सीमाओं की बात की गई है, भारत के राज्य, मतलब कि अनुच्छेद भाग 1 में जो है वो सारी चीजें यहाँ पर राज्यों से रिलेटेड रखी गई है कि कितनी सीमा होगी, क्या क्षेत्र होगा, किस तरीके से कि कोई देश अगर शामिल होना चाहे तो उसको किस तरीके से शामिल होना वो होगा। तो क्या अब मैं आया तो मैं उसको नागरिकता के तौर पर तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो भाग 2 के अंदर है। तो अब इस पर कोई कहे कि आप कार्बन कॉपी करके पढ़ा रहे, तो ये तो गलत चीज हो गया। तो इसी तरीके का इनके कहने का अर्थ वही था कि देखिए, अब संविधान है तो संविधान में उधार लेने की लज्जास्पद नहीं है। मैं तो कहता अभी हूँ, मतलब मैं भी अगर कहूँ तो मैं तो खुल के कहूंगा कि हाँ भैया, मैं कहीं ना कहीं से पढ़ता हूँ, मैं कहीं ना कहीं से कंटेंट उठाता हूँ, मैं लक्ष्मीकांत को पढ़ता हूँ, उसके बाद आप तक जो है कि ये कंटेंट लेके आता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी पर इनका जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि देखिए, उधार लेना कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है। यानी कि जो संविधान का मूल विचार है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो होगा, तो उस तरीके से मतलब कि अब सभी संविधानों का तो यही होगा। तो इस पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है कि हम कहें कि हमने किसी से जो है वो उधार लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों आलोचनाओं के बारे में समझ में आया होगा। अब जो तीसरा है वो है भारत विरोधी, और चौथा है कि गांधीवाद से दूर। यानी कि इसको कहा जाता है कि जो ये संविधान है ये भारत विरोधी है, भारतीयता विरोधी है, और यह गांधीवाद से दूर है। तो देखिए, यहाँ पर जो आलोचक हैं ये कहते हैं कि गैर भारतीय या फिर भारतीयता का यह विरोधी है। आलोचकों के अनुसार यह भारत की राजनीतिक परंपराओं व भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी कि इनका कहना है कि जो संविधान है वो भारत की जो परंपराएं हैं, राजनीतिक परंपराएं हैं, और उनकी जो भावनाएं हैं, यह उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। कि हनुमंथैया कहते हैं कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यह हमें एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुना रहा है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमने
अब वेस्टर्न या फिर दुनिया के सभी संविधानों को पढ़कर बनाया है इसको, तो इनका कहना था कि हम जो है वीणा और सितार का संगीत चाहते हैं। इनके कहने का अर्थ था कि हम अपनी परंपराओं को चाहते थे, और जब संविधान बनाया गया तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में हैं, जो लिखी गई जो संविधान को ऊपर से मतलब कि क्या कहते हैं कि अन्य देशों को यहाँ पर पढ़कर बनाया गया, तो इसलिए जो है यह वेस्टर्न कल्चर, मतलब ये इंडिकेट करता है कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाया गया है संविधान में। ठीक है, लोकनाथ मिश्र ने इसे पश्चिम का दासत्व अनुकरण कहा है, यानी कि यह दासत्व यानी कि गुलामी वाला एक तरीके से होता है। दास का अर्थ होता है आपका नौकर, ठीक है, गुलाम। तो ये इनका कहना है लोकनाथ मिश्र का कि यह पश्चिमी का दासत्व अनुकरण है, यानी कि पश्चिम का यह एक तरीके से नौकरशाही वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो यहाँ पर आलोचना की जाती है कि गांधीवाद से दूर संविधान, यानी कि संविधान गांधीवाद दर्शन व मूल्यों के प्रतिबंधित नहीं करता है, इसे ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के आधार पर बनाना चाहिए था। साथियों, ये जो टर्म है कि गांधीवाद, और जो यहाँ पर लिखा गया है कि ग्राम पंचायत व जिला पंचायतों के आधार पर बनना चाहिए था, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। और आई होप आप में से मैक्सिमम लोग गांधीवाद को भी नहीं पढ़े होंगे कि गांधीवाद क्या था, गांधी जी का जो विचार था वो किस तरीके से था। मैं बस शॉर्ट में ये समझा सकता हूँ कि जिस तरीके से आज हम लोग मुख्यमंत्री सेलेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री मतलब जो वोट देते हैं ऊपर के स्तर पर, वो जो ऊपर से नीचे चीजें आती हैं, गांधी जी का कहना था कि ये नीचे से ऊपर जानी चाहिए, मतलब कि जो नियम बनने हैं, जो कानून बनने हैं, वो नीचे से ऊपर तक जो है कि जाने चाहिए। आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कोई नहीं, धैर्य रखिएगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीजें जो है वो आपको, जब हम लोग क्या कहते हैं कि 9 भाग 9 को पढ़ेंगे तो उस समय ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो साथियों इस पर जो है वो के हनुमंथैया कहते हैं कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे, यानी कि इनका कहना था गांधी जी थे जो थे वो अहिंसावादी थे, मतलब कि वो हिंसा का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते थे। तो अब आप यहाँ पर सेना रख रहे हैं, आप यहाँ पर आर्मी मतलब पुलिस रखे हुए हैं, पुलिस समय समय पर लाठी चार्ज भी करती है जब उपद्रव ज्यादा बढ़ता है, तो ये तो फिर हिंसा को दिखाता है। तो इन लोगों का कहना यही था कि देखिए जो महात्मा गांधी थे वो इस संविधान को कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से सही है, लेकिन उस समय के हिसाब से अगर ये ना होता है, देश चलाना है तो आपको पुलिस रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सब लोग गांधी जी जैसे नहीं हैं, तो कुछ उपद्रवी भी हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका जो आलोचना था वो यह था। वहीं यहाँ पर जो टी प्रकाशम थे, इनके अनुसार क्या कहते हैं कि गांधी जी के आंदोलनों में अंबेडकर की सहभागिता न होना, इनके अनुसार जो है वो इनका ये कारण था। इन्होंने जो कारण दिया था कि ऐसा होने का वजह यह है कि गांधी जी के आंदोलनों में अंबेडकर साहब जो थे वो सहभागिता उनकी नहीं थी, इसके वजह से यहाँ पर जो ये संविधान बनाया गया वो गांधीवाद से दूर जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी आलोचनाएं यहाँ पर जो है संविधान की थी, जिसको कि आपको समझना है। साथ में साथियों यहाँ पर महाकाय आकार की भी बात की गई, और इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। इसका क्या अर्थ है महाकाय आकार का? तो आप सभी को पता है कि संविधान बहुत ही भीमकाय वो विस्तृत, यानी कि बहुत बड़ा है। भीमकाय का अर्थ है कि मतलब जिस तरीके से भीम बहुत बड़े थे उस तरीके से यह बहुत ही बड़ा और विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। यानी कि जो आलोचक हैं उनका कहना है कि संविधान को बहुत बड़ा जानबूझकर बनाया गया है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी, उसके बाद भी जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। साथियों जो एच.वी. कामथ थे, इनका कहना है कि प्रस्तावना जिस पर किरीट का हमने चयन किया वह एक हाथी है, हमने एक हाथी नुमा संविधान बनाया है। यानी कि इनका कहना था कि जो प्रस्तावना है जिस किरीट का हमने चयन किया है वह एक बहुत बड़ी हाथी है और हमने एक हाथी नुमा संविधान को यहाँ पर बनाया है। वहीं इसको वकीलों का भी स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि अत्यंत विवादतापूर्ण व जटिल कानूनी भाषा है इसके अंदर। सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। जो एच.के. माहेश्वरी हैं, इनका कहना है कि यह जो प्रारूप है, यह प्रारूप लोगों के अधिक मुकदमेबाज बनाता है, वे कम सत्यनिष्ठा होंगे, अदालतों की ओर जो है वो अधिक उन्मुख होंगे। और आई होप, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में
मुझको थोड़ी सी सच्चाई भी दिखती हुई नजर आती है। वो इसलिए कि मतलब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई जुर्म कर देता है, और वो जरूरी भी है, मतलब जो ये यहाँ पर है, क्योंकि ऐसा मानना है कि एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, उसके बदले में हमें हजारों दोषियों को जो है वो क्यों ना छोड़ना पड़ जाए। इस तरीके की जो है वो भावना है कि एक निर्दोष को किसी भी तरीके से सजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबको अपने मूल अधिकार दिए गए हैं। इसकी भाषा जटिल इसलिए बताई गई है, कानूनी भाषा इसको इसलिए बताया गया है कि इसमें मतलब बहुत सारे दाव पेच है, और आप देखेंगे समय समय पर उन सभी चीजों का सुधार किया जाता है। जैसे जब आप सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले जो नागरिकता किसी को देना होता था तो उसके लिए सिंपल ये था कि अगर कोई विदेशी आकर भारत की किसी महिला से शादी कर लेता है, या कोई भारतीय किसी विदेशी महिला से शादी कर लेता है, तो उसको नागरिकता आसानी से भारत की मिल सकती थी। तो ये कमियां थी। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी तत्व थे जो आतंकवाद को यहाँ पर बढ़ावा दे सकते थे आकर भारत के अंदर, तो फिर उसको धीरे धीरे सुधार किया गया। तो ये चीजें हैं। बाकी आप लोग मुकदमे वगैरह देख ही रहे होंगे, जो नेता हैं वो सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, उनके ऊपर पता नहीं कितने केसेस चलते रहते हैं, और वो सारे केसेस मतलब एक तो होता है कि जनता के लिए लड़ रहे थे, उसके ऊपर जो है वो केस हो गया है, या फिर वो उतने सेंसिटिव केसेस नहीं है। लेकिन एक होता है कि किसी के ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, उसके बावजूद भी वो खुलेआम घूम रहा है, उसको सुनवाई पे सुनवाई, सुनवाई पे सुनवाई जो है वो चलती जा रही है। पहले जो था वो रेप केसेस वगैरह में इस तरीके से होता था, अब तो मतलब थोड़ा सा फास्ट इसमें करने की प्रक्रिया की गई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा स्लो है। सोचिए, निर्भया को लगभग न्याय मिलने में लगभग क्या कहता है 15 से आई थिंक 18 साल के आसपास लगा था यहाँ पर। सॉरी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसी चीज को यहाँ पर इस चीज को बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो सत्य निष्ठा की तरफ बढ़ने से अच्छा, मतलब कि उनको पता है कि अगर हम ये जुर्म करेंगे तो अच्छा हमारे पास हमको संरक्षण देने के लिए ये भी नियम है, हम इसका यूज करके फिर जाकर आगे केस लड़ सकते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पर यही था। बाकी साथियों, अंबेडकर का समग्र उत्तर था कि इस संविधान में साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है, और यह उपयुक्त सिद्ध होगा, और यह उपयुक्त सिद्ध होगा चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और यह इसे चलाने वाले पर निर्भर करता है। यानी कि इनका कहना था कि देखिए, जो संविधान है वो अच्छा है, और यह अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, जो इस देश को चलाएगा यह उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आलोचनाएं थी, जो कि महाकाय आकार और वकीलों का स्वर्ग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्विक रीजन में आपको बता दें कि अभी तक लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं। किस तरीके से अनुच्छेद बढ़े हैं वो आपको समझ में आ ही गया होगा। 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 6 मौलिक अधिकार, 3 प्रकार के आपातकाल, और 17 जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो यहाँ पर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अच्छा एक चीज यह भी याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन में कई बार जो है कि पूछता है। ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। जैसे केशवानंद भारतीय मामला 1973, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर, तो आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संविधान के भाग की किसमें क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें भाग 1 की, तो इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, जो कि आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अंतर्गत है। यानी कि भाग 1 के अंदर संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है कि भारत संघ होगा। पहले अनुच्छेद में यहाँ पर लिखा गया कि राज्यों का संघ होगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी सीमा कहाँ तक होगी, ये सारी चीजें हैं। फिर भाग 2 के अंदर नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरीके कौन भारत का नागरिक होगा, किस तरीके से भारत को मतलब लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, किस तरीके से भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में है। जो भाग 3 है इसमें आपके मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद जो भाग 4 है उसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। भाग 4A में आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद भाग 5 में यहाँ पर संघ सरकार, इसमें कार्यपालिका जो संसद है, फिर यहाँ पर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं,
फिर संघ की न्यायपालिका है, फिर क्या कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के लेखा परीक्षक के बारे में है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चर्चा की गई हैं भाग 5 के अंदर। फिर भाग 6 के अंदर यहाँ पर राज्यों से रिलेटेड चीजें हैं। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जो आप नोट्स बना रहे हो या फिर नहीं भी बना रहे हो तो इस चीज को जो है वो जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा आपको आगे चल के। बाकी ये यहाँ पर फिर आपका 7 से लेकर यहाँ पर जो है वो आपको 14 तक देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर है, और बाकी आगे का यहाँ पर है। तो इन तीनों का जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद बात करते हैं अनुसूचियों के, कि संविधान की अनुसूचियों को भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि किस अनुसूची में क्या क्या है। तो देखिए, जो पहली अनुसूची है इसके अंदर राज्यों के नाम व उनके न्यायिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, अनुच्छेद 1 जो है, जो यहाँ पर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है, इसमें जो है वो ये बात किया गया है कि किस तरीके से भारत के राज्य हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, वो मतलब चर्चा किया गया है, ठीक है। लेकिन उन सीमाओं के बारे में डिटेल जो क्या कहते हैं बात हुई है, वो जो प्रथम अनुसूची है उसमें यहाँ पर हुआ है कि ये इसमें लिखा गया है कि ये जो राज्य है इसकी सीमा यहाँ से यहाँ तक होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अनुसूची में क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है, जिसको कि भाग 1 भी कहा जाता है, तो इसके अंदर जो है वो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसी चीज को कि कौन से राज्य का चर्चा तो यहाँ पर की गई, बता दिया गया कि जो है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 के अंदर जो है वो राज्यों के बारे में, वो संघ है उनके किस तरीके से किसी नए राज्य को मिलाना है, किस तरीके से यहाँ पर जो राज्य है उसमें से उसको तोड़कर दूसरा राज्य बनाना है, इन सारी चीजों की चर्चा की गई है। उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रथम अनुसूची है उसके अंदर यहाँ पर तो सिर्फ बताया गया है, लेकिन इसके अंदर जो है वो लिखा गया है कि हाँ, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इसके अंदर ये जिले आएंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो आपके प्रथम अनुसूची के अंदर लिखी गई हैं। तो इसका भी आप लोग जो है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर काम देगा, और इसको जो है कि लिख भी जरूर लीजिएगा। मैं एक बार मिटा देता हूं और उसके बाद जो है आप इस चीज को यहाँ पर लिखिएगा। ये आगे मतलब आप लिखे रहेंगे तो बार बार ये सामने आएगा, तो इससे डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चन बनता है। सोचिए, इस बार यूपी होमगार्ड में यहाँ पर सवाल पूछ लिया था और बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आई होप आधे तैयारी करने वालों को यही नहीं पता होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर मैक्सिमम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे दूसरी अनुसूची है, इसके अंदर बता देते हैं कि सबके वेतन का जो है वो चर्चा किया गया है कि किसको कितना वेतन मिलेगा, लेकिन इसके अंदर भी यहाँ पर भाग हैं कि भाग 1 के अंदर जो है वो यहाँ पर जो चर्चा किया गया है वो यहाँ पर चर्चा किया गया है राष्ट्रपति के वेतन की, दूसरे में राज्य और राज्यपालों के, तीसरे में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, फिर राज्यसभा और क्या कहते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की, 5 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, फिर राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की, फिर सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की। इस बार पूछा यही था कि मतलब जो जज हैं उनके वेतन की चर्चा किस भाग में यहाँ पर की गई है सर्वोच्च न्यायालय के, तो वो यहाँ पर था आपके साथ में। फिर यहाँ पर 8वां और यहाँ पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, फिर यहाँ पर 9 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, इनके वेतनों के बारे में जो है भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। तो इस तरीके से भी जो है कि क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा और इसको नोट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको रट के याद कर लेंगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि कभी इसको रटने से आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं कर पाया हूं रटने से याद, ठीक है। आगे बाकी आप ये लोग जो है आप जो है ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, मैं आपको ये जरूर याद करा दूंगा कि जो भारत के अंदर 22 भाषाएं हैं, इनको मैं जो है कि वो आपको जरूर याद करा दूंगा, वो आपको जुबान पर जो है वो रटी होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। ये 12 अनुसूचियां जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। बाकी अब अभ्यास का प्रश्न करते हैं, और अब यहाँ से जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब करेंगे MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
जिसमें टोटल हम लोग 30 प्रश्न लिए हुए हैं और इसमें 4 टॉपिक हैं और यह जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके रेलवे, यूपी, यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं उन सभी के। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग जो है कि इसको करने के बाद आप लोगों के कितने सही थे वो कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ जिसने पहली बार ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के हस्तक्षेप का यहां पर अधिकार दिया। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यहां पर आंसर देना है। ऑप्शंस आपको दिख ही रहे होंगे कि कब यहां पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, 1784, 1773, 1833 और 1858। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1773। ठीक है साथियों, जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तथा जो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल बने थे। यह एक्ट कंपनी के द्वारा प्रशासन के ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप की शुरुआत थी, यानी कि यहीं से जो है कि ये लोग हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिए थे ब्रिटिश कंपनी के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे। 1765 में कहीं क्वेश्चन ना हो इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। 1765 से जो है कि ये लोग यहाँ पर दीवानी का अधिकार ले चुके थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। किस संधि के तहत इनको ये मिला था आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यहां पर की गई थी। ऑप्शन है 1773, 1784 और 1793 और उसके बाद है 1813। तो किस वर्ष जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इंडिया क्यों पड़ा था, क्योंकि यहां पर जो विलियम पिट्स थे यहाँ पर वो उस समय वहां के जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसको पेश किया था, इसके वजह से इसको पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1784 यानी कि बी। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली जिसको कि डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है इसको स्थापित किया और वाणिज्यिक कार्यों हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया था और राजनीतिक कार्यों के लिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि चार्टर एक्ट जो है वो चार्टर एक्ट 1833 आया था, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया था। यानी कि जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनको क्या यहाँ पर बनाया गया था। पहला वायसराय बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया या फिर चीफ कमिश्नर बनाया गया। इनमें से क्या इनको जो है वो बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इनको बनाया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। पहले इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया, बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद फिर इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और बाद में जो है अच्छा पहले यहाँ पर कौन थे तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बन गए और इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया। यानी कि जो अब यह जो है वो राजनीतिक काम प्रशासनिक काम जो है वो करने लगी थी, जो भी राजनीतिक क्या कहते हैं व्यापारिक काम थे वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करने वाली थी इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार अधिनियम 1858 किस घटना के बाद यहाँ पर पारित किया गया था। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है यह किस घटना कौन सी घटना होने के बाद पारित किया गया था। और अगर जो भी व्यक्ति जो भी बच्चा जो भी मेरा छोटा भाई बहन अगर इसका सही जवाब नहीं देगा तो फिर वही काम करेगा कि चम्मच में पानी लेगा 4-5 बूंद और अपने ऊपर छिड़क लेगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध है, 1857 का विद्रोह है, जलियांवाला हत्याकांड है और या फिर असहयोग आंदोलन है। मतलब ऐसे देखा जाए तो तू तो इधर कर जाते हैं, हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं। बाकी दो ऑप्शन ये बच रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध और 1857 का विद्रोह, इसी के नजदीक जो है कि ये दिखाई दे रहा है। तो अगर नहीं भी याद होगा तभी भी आप लोग मार देंगे कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद यहाँ पर 1858 में जो है कि भारत सरकार अधिनियम यहाँ पर आया था
तो 1857 का यहाँ पर विद्रोह है। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया था। यहाँ पर राजशाही चलना जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी। आप लोग कमेंट में एक चीज और मुझको बताइएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन माना जाता है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। और अब यहाँ तो मैंने बता ही दिया कि जो क्या कहते हैं क्राउन शासन जिसको कहा जाता है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो देखिए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को सीधे यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के जो है वो अधीन कर दिया और गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय कहलाने लगा। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल था अब वो यहाँ पर वायसराय कहलाने लगा। और जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, वो यहाँ पर पहले वायसराय जो है कि वो बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से, या फिर साइमन कमीशन के नाम से। किस नाम से जो है वो 1909 के अधिनियम को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा कि इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली बार जो है वो मुसलमानों के लिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल का काम किया था, यानी कि व्यवस्था की थी कि अब मुसलमानों को जो है वो अलग यहाँ पर उनको वोट वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनको वोट देने का काम सिर्फ जो है वो मुसलमान ही करेंगे, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल का यहाँ पर व्यवस्था किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में किस व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया था। यानी कि जो यहाँ पर 1919 का अधिनियम था इसके द्वारा प्रांत जो थे उनमें किस व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया था। संघीय व्यवस्था को, या फिर द्वैध शासन को, या फिर एकात्मक शासन को, या फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को। तो देखिए यहाँ पर जो है वो द्वैध शासन, डुअल सिस्टम को यहाँ पर, जिसको कि डायरकी कहा जाता है, इसको जो है वो लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने, जिसको कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जो है कि यहाँ पर जाना जाता है, और मैं इसको आपको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया हूँ, तो इसके द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन यानी कि डायरकी लागू किया गया था, जिसमें विषयों को हस्तांतरित और यहाँ पर आरक्षित श्रेणी में बांटा गया था। यानी कि जो विषय थे उसको दो श्रेणी में बांटा गया था, एक हस्तांतरित श्रेणी में और दूसरा यहाँ पर जो है वो आरक्षित श्रेणी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान की संरचना का आधार माने जाने वाला अधिनियम कौन सा है। जल्दी से बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चार्टर एक्ट 1853, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की संरचना का आधार माना जाना, मतलब कि जो भारतीय संविधान है इसके संरचना का जो बेस है, जिसमें से हमने बहुत सारे अधिनियम मतलब कि जो आर्टिकल्स वगैरह थे उसको यहाँ पर लिए थे। तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसको कि कहा जाता है, यहाँ पर आलोचना में भी आज ही हमने पढ़ा कि इसको कार्बन कॉपी कहा जाता है इस अधिनियम का। तो साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के नींव कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो संघीय व्यवस्था होती है, प्रांतीय स्वायत्ता होती है, संघीय न्यायालय जैसे कई यहाँ पर प्रावधान थे जिन्हें बाद में संविधान में शामिल किया गया था, और इसी वजह से जो है इसको इसका बेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस प्रकार की व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया था। पूर्ण स्वायत्ता, यानी कि जो सेंटर होगा, आंसर ही दिख जाता है पहले, यह तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण स्वायत्ता, द्वैध शासन, क्या ही बताऊं, मैं इसको बता ही देता हूं। तो यहाँ पर द्वैध शासन इसको जो है कि कहा गया था, मतलब कि इसमें किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, डायरकी तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था की गई थी। यानी कि प्रांत अपने हिसाब से, अपने जो भी प्रांत थे वो अपने हिसाब से उसको रूल कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर रखा गया था। हालांकि केंद्र में यह व्यवस्था कभी भी जो है वो लागू नहीं हो सकी। ठीक है, यहाँ पर जो डायरकी वाला था, क्योंकि यहाँ पर वो शामिल ही नहीं हुए थे, जो क्या कहते हैं स्वदेशी रियासतें थी वो यहाँ पर शामिल नहीं हुई, कहे कि नहीं हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, तो ये चीज यहाँ पर हुआ था। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है यह कब यहाँ पर पारित हुआ था। 1946, 1947, 1935, 1950। जल्दी से आंसर कमेंट में बताइए, और नहीं बताएंगे तो फिर समझ जाइए कि बहुत ही आप लोगों का बुरा हाल है यहाँ पर।
तो साथियों ये 1947 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था तथा भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन भी यहाँ पर जो है कि इसी समय हुआ था और इसी अधिनियम के तहत सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। यानी कि 1947 में ही जो ये आया था अधिनियम पारित हुआ था, स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इजी है क्योंकि स्वतंत्रता हमको 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष यहाँ पर आई थी। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है 1945, 1946, 1947 या फिर 1944। कब जो है वो कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी? इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग जो है वो कमेंट करिए कि कब यहाँ पर आई थी। तो साथियों इसका सही आंसर होगा वो होगा 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और जिसने संविधान सभा के गठन की योजना को भी प्रस्तुत किया और इसी योजना के आधार पर जो है वो यहाँ पर संविधान सभा का गठन हुआ जिसने भारतीय संविधान का यहाँ पर निर्माण किया। यानी कि जो 1946 है इसमें कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसने संविधान सभा के गठन की योजना को बनाया, प्रस्तुत किया और इसी योजना के आधार पर भारत के संविधान सभा का गठन हुआ जिसने आगे चलकर जो है वो भारत का संविधान यहाँ पर बनाया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। यानी कि यह किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था कि जो संविधान सभा है उसका गठन होना चाहिए। कब किया था वो भी आप लोगों को बताना ही पड़ेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। महात्मा गांधी जी ने किया था ना, एम.एन. राव ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। इनमें से किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर जवाहरलाल जो नेहरू थे ये तो बेचारे बाद में उन्हीं का समर्थन किए थे, मतलब इन्होंने भी उसको समर्थित किया था। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। एम.एन. राय जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो सबसे पहले 1934 में मानवेंद्र नाथ राय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय जो कि एम.एन. राय के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया था। बाद में 1935 में कांग्रेस ने भी इसे औपचारिक रूप से अपनी मांग बनाया था। यानी कि सबसे पहले 1934 के अंदर जो मानवेंद्र नाथ राय थे इन्होंने संविधान सभा के गठन की बात रखी थी और 1935 में फिर कांग्रेस ने भी इसको माना था, यानी कि यहाँ पर औपचारिक रूप से अपनी मांग को बनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा थी इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो एकदम करेक्ट आंसर देकर चले जाएंगे और अगर इसका सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर समझिए कि आप लोग एकदम गए गुजरे हैं। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का पहली बैठक यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर अस्थायी रूप से सबसे पहले जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। देखिए इसको किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते थे। 26 नवंबर 1949 को तो हमने इसको समर्पित किया था। इस दिन तो हम लोग जो है आजाद हुए थे। 26 जनवरी को तो आपको पता ही है कि यहाँ पर संविधान की जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते ही हैं। तो ये बचता तो आपका ऑप्शन सी ही है, तो ये यहाँ पर आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संविधान सभा। वैसे तो आपको उस तरीके से लगाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इतना बेहतर तरीके से हमने उसको याद कराया कि वो याद हो ही गया होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनको तो जो चुना गया था वो आप सभी को पता है, यहाँ पर आपने पढ़ ही लिया था कि ये वरिष्ठ सदस्य थे इसलिए इनको अस्थायी रूप से यहाँ पर चुना गया था। बाकी दूसरे जो हैं वही यहाँ पर सही आंसर होंगे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि यहाँ पर चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। ये भी डेट याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर याद रह जाए तो ठीक है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वे संविधान सभा के अंत तक इस पद पर रहे और बाद में भारत के जो है वो यहाँ पर प्रथम जो है वो राष्ट्रपति भी बने, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी जो है वो अध्यक्ष के रूप पर भी यहाँ पर चयनित हुए। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो प्रारूप समिति थी इसके ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी इसके अध्यक्ष कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, या फिर KM मुंशी थे? इसके भी आंसर जो है वो आप अगर याद भी नहीं है तब भी आप यहाँ पर एलिमिनेट करके भी दे सकते हैं, लेकिन आई होप आप सभी लोग जो है वो इसको याद जरूर रखे होंगे और आप सभी लोगों को यहाँ पर याद होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। यानी कि जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसने किया क्या था साथियों, 6 महीने के अंदर 60 देशों का जो है वो संविधान पढ़कर और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रारूप अपना बनाकर जो है वो पेश कर दिया था। साथियों 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और इस समिति में कुल जो है वो 7 यहाँ पर सदस्य जो है वो शामिल थे, ये याद रखिएगा। इसी के वजह से, क्योंकि ये प्रारूप का अर्थ होता है आप उसका डिजाइन कर रहे हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सोचिए 60 देशों का संविधान मात्र 6 महीने के अंदर उसका अध्ययन करना और उसके बाद जो है अपने हिसाब से उसके प्रारूप को बनाना, वो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो आगे चलकर आपको यहाँ पर क्या कहते हैं प्रस्तावना के नाम से मिलता है, वो संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या कहते हैं कि प्रस्तावित किया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जिसने यहाँ पर भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया था। और यही बाद में संविधान की जो है वो यहाँ पर प्रस्तावना बनकर आई, यानी कि बाद में जो है यही यहाँ पर प्रस्तावना का आधार बनकर आया, जो कि प्रस्तावना आप लोग यहाँ पर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 गलत हो जाएगा, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 दिसंबर 1946। कंफ्यूज पता है किस में होंगे आप लोग? ई दोनों में आप लोग पक्का हमको पता कंफ्यूज होंगे कि 26 नवंबर 1949 को किया गया था या 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब इसको अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को लिखा गया है कि हम लोग इसको आत्मर्पित अंगीकृत जो है वो करते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी को तो यहाँ पर पूरे देश में वो लागू हो गया था। तो यही 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसको जो है वो हम लोग मनाते भी हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू हुआ था। तो देखिए ऑप्शन मैंने मतलब क्वेश्चन तो पढ़ के पहले इसके पिछले वाले में ही आंसर दे दिया, तो क्या है इसको लगाएं 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू हुआ था। क्योंकि हमने क्यों यहाँ पर 26 जनवरी को ही लागू किया था, जब 26 नवंबर को ही हमने 1949 में कर लिया था, तो बनाकर तैयार कर लिया था। तो क्योंकि हमने 1930 के अंदर जो है वो यह तिथि महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज के इस दिन घोषणा की थी 26 जनवरी 1930 के अंदर, इसलिए हमने जो है इस तिथि के वजह से इसको इस दिन जो है कि रखा था। बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन या फिर अगस्त प्रस्ताव। तो आई होप इसका भी आंसर आप सभी लोग बहुत ही इजीली दे पाएंगे, क्योंकि यह भी बहुत ही इजी है यहाँ पर। तो दूसरा है कि कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा का गठन है वो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था, और जिसके तहत प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सदस्यों का चुनाव किया गया था। और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे वो यह चाहते थे कि जो भी यहाँ पर संविधान सभा के मतलब कि मेंबर्स हों, सदस्य हों, वो हमारे भारत देश के जो वयस्क लोग हैं, जो वयस्क हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो चुने जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। आगे बात करते हैं कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक के इस पूरे स्लाइड का, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का यहाँ पर समय लगा था। खर्चा कितना हुआ था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने वो आपको पढ़ा रखा है। तो देखिए संविधान सभा ने संविधान बनाने के कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का यहाँ पर समय लिया था। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये यहाँ पर चला था।
अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जो इसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा जाता है, वो कौन थे? BN राव थे, KM मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, या फिर गोपाल स्वामी अयंगर थे? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा BN राव थे। यह जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था इनको। इन्होंने संविधान के प्रारंभिक प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जिसके बाद इनको जो है वो प्रारूप समिति के में अंतिम रूप दिया था। यानी कि जब मतलब कि पहले जो सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने का जो भूमिका थी, वो उसमें जो है वो BN राव, यहाँ पर सर BN राव शामिल थे, और इन्होंने बाद में जो बनाया गया था प्रारूप, उसको यहाँ पर अंतिम रूप जो है वो प्रारूप समिति के द्वारा यहाँ पर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को दिख गया कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जो इस विश्व के अन्य संविधानों को से अलग बनाती है? देखिए, ये जितने भी आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इसको अपने से बना के लेके आया हूं, नहीं भैया, ये हमने PYQ उठाया है। इतनी मेहनत करने वाले नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन बनाए, ठीक है? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपको ये दिखाता है कि जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, कितने लोग ये कह रहे होंगे कि बहुत ही इजी पढ़ा के चल दिए तुम तो, मतलब कि बहुत ही फालतू पढ़ा रहे हो, इसको पढ़ाने की क्या जरूरत थी? देख लीजिए, ये यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। पहला है कि यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। क्वेश्चन क्या है? अन्य संविधानों से यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह अलिखित संविधान है, और इसमें कोई प्रस्तावना नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। आप सभी को पता है कि सबसे जो बड़ी विशेषता है वो यह है कि यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, तथा 8 अनुसूचियां जो है वो यहाँ पर थी, जो वर्तमान में संशोधन के बाद और भी यहाँ पर बढ़ गई हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारतीय संविधान की पृथक यानी कि नमनीयता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? प्रकृति, गलत बोल दिया था मैंने, कि भारतीय संविधान की प्रकृति यानी कि यह कठोर है, लचीला है, किस तरीके का है भारतीय संविधान? देखिए कितना इजी क्वेश्चन जो है वो पूछा है, और डायरेक्ट पूछा है। मैं जो आपको पिछली क्लासेस में लगातार पढ़ा रहा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है? तो यह पूर्णतः कठोर है, पूर्णतः नम्य है, कठोरता तथा नम्यता का मिश्रण है, और न कठोर है न नम्य है। तो देखिए यह दोनों का यहाँ पर मिश्रण है, यानी कि कठोरता और नम्यता का यह मिश्रण है, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? जो भारत के अंदर यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है वो यहाँ पर किस देश से प्रेरित है, यानी कि कहाँ से, किस देश से जो है वो लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर ब्रिटेन से, या फिर कनाडा से, या फिर फ्रांस से? बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसको आई होप अगर याद नहीं होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, आगे ये चलकर आप सभी को याद हो जाए। तो देखिए ये यहाँ पर जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है उससे प्रेरित है, जिसमें कि कार्यपालिका यानी कि जो मंत्री परिषद है वो विधायिका के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित है और किस देश से प्रेरित है? तो आप सभी को मैंने यहाँ पर, आप मतलब किसी एक का भी आंसर अगर जानते हो, अभी मैंने पीछे बताया ही कि भाग का, और जिसको कहा था कि नोट करके रख लीजिएगा, वो इसीलिए कहा था क्योंकि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। तो यह भाग 3 के अंदर जो है कि वो है, यानी कि भाग 3 के अंदर वर्णित है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी कि USA से इसको जो है वो लिया गया है, जो कि अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 तक है। आगे जब पढ़ेंगे तो आपको यह अच्छे से याद होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि DPSP कहते हैं, यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जो मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर हैं उसको लेकर कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, कानूनी प्रक्रिया उसके ऊपर नहीं चल सकती है। राज्य सक्षम होगा तो इसको करेगा। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए कि आयरलैंड से, कनाडा से, रसिया से, या फिर जापान से, किससे यह जो है वो प्रेरित है? तो सबसे इजी जो है मुझको ये लगता है, क्योंकि ये आयरलैंड से है, और मतलब ये इतना बार आप जिस तरीके से बोलिएगा ये आपको बार बार याद होता जाएगा। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है, जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जिसमें न्यायोचित नहीं है, यानी कि यह नॉन जस्टिएबल है, यानी कि इसको लेकर आप जो है ये नहीं कि भैया देखिए राज्य हमको ये नहीं दे रहा है जज साहब, ये चाहिए
डीपीएसपी में लिखा गया है तो पहले ही प्रावधान है, इसको लेकर तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से राज्य सक्षम होगा, उसके पास पैसा होगा, वो आपको फिर उस जो डीपीएसपी में लिखी गई चीजें हैं वो आपको प्रदान करेगा। आगे बात करें मूल कर्तव्यों की, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको याद नहीं होगा और मुझको बहुत अच्छे से पता है। फिर भी ट्राई करिएगा कि 42वें संविधान संशोधन को यहाँ पर क्या कहा जाता है वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन तो इसी का टोटल उल्टा हुआ था, मतलब जो इसमें गलत चीजें हो गई थी उसको वहां पर सही किया गया था 61वें या फिर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि यहाँ पर मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, कहीं यहाँ पर लिखा तो नहीं है, तो ये उसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वो संशोधन हुए थे। ये कहाँ से प्रेरित है, तो ये यूएसएसआर यानी कि जो पुराना रसिया था जो कि बाद में टूट गया, उससे जो है कि यह प्रेरित है, वहां से जो है लिया गया है। और यह आपका 51A से जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द हैं और एक अखंडता भी है, वो यहाँ पर कब जोड़ा गया था। मूल संविधान में ही थे 42वें संविधान संशोधन 1976, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 या फिर 61वें संविधान संशोधन 1989। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 42वां जो संविधान संशोधन था इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें अखंडता शब्द का भी यूज किया गया था, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, इन दोनों वर्डों को यहाँ पर जोड़ा गया था। और बात मान के चलिए, इससे गजब का क्वेश्चन पूछता है और बार बार जो है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है कि इसको जोड़ा गया था। मूल प्रस्तावना में ये शब्द जो है वो शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संघवाद की प्रकृति को किस विद्वान में ने जो है वो प्रबल केंद्रीकरण व प्रवृत्ति वाला संघ जो है कि यहाँ पर कहा था। अय्यर, क्या कहते हैं कि ऑप्शन है अय्यर, जेनिंग्स, केसी वियर, ग्रेनुअल आइंस्टीन और डी वासुन है। आई होप आपको याद नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा केसी वियर, विद्वान केसी वियर। लेकिन इसको याद जरूर रखिएगा। याद करने का तरीका है कि इसको डेली जो है एक बार जरूर पढ़ लिया करिएगा। इसको मतलब एक अलग पेज पर लिखकर, जहां आप टेबल पर बैठे वहां पर रख लीजिए और बार बार जो जो यहाँ पर आलोचनाएं की गई हैं उसको यहाँ पर मैंने कहा था ना कि आपको ये पूछेगा, वो यहाँ पर रख लीजिएगा। जो विद्वान केसी अय्यर हैं, इनको भारतीय संविधान के अर्ध संघीय यानी कि क्वाजी फेडरल बताते हैं और इसे प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहते हैं, क्योंकि आपातकाल में यह एकात्मक कहलाता है। यानी कि यह जो है आपातकाल अगर लगता है तो पूरा पावर जो है वो सेंटर के पास चला जाता है। इसके वजह से जो है इसको कहते हैं कि यह अर्ध संघीय है, यानी कि क्वाजी फेडरल है। इसके बाद 29वां सवाल की संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अवधारणा मूल रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। भारत की शक्तियों की असीमितता पर, भारत की शक्तियों की सीमाओं पर नियंत्रण, राजा के पूर्ण सत्ता या फिर एक दलीय शासन व्यवस्था पर। तो देखिए, यह सरकार की शक्तियों की सीमाओं और नियंत्रण पर है। यानी कि संविधानवाद का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार की शक्तियां संविधान के द्वारा सीमित और नियंत्रण होती हैं। ये नहीं है कि जिस तरीके से जो राजा जो चाहता था वो कर लेगा, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ताकि जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग करने से रोका जा सके और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। और यह विधि का शासन कहलाता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय, और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से या फिर कनाडा से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है इसको लिया गया है। संविधान की जो सर्वोच्चता है वो यहाँ पर यूएसए से ली गई है, क्योंकि वहां पर भी जो है यही चीज है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आप सभी लोग अपने जो भी आपके बने होंगे क्वेश्चंस उनको यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइएगा कि 30 में से कितने नंबर आप लोग जो है वो किए थे। और आई होप आपका पूरा जो है वो यहाँ पर रिवीजन हो ही गया होगा। बाकी अगर आप ये कहेंगे तो पीडीएफ जो है वो हम आपको डाल देंगे, जिसमें कि आप जिस तरीके से टेस्ट मारते हैं उस तरीके से मार पाइएगा, इन सभी का फिर से रिवीजन कर पाइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।